Hello everyone. I welcome you all to the free AA session from VGuide, and I am Mina Firdaus. So, the session is hosted by Anshul Mittal sir. As you know him, he's an expert tutor. और सर के रिसेंटली 100K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए हैं यूट्यूब पे. So, let's get started, and I'm handing over to sir. And please stay there till the end. Last में एक announcement है आप सबके लिए. So I'll be presenting something to you all. Okay? Okay, sir. You can start the session. ओके मीना, थैंक यू। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक तुम सब मुझे जानते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं, कुछ नए भी हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं बता दूं कि माय नेम इज़ अंशुल मित्तल एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल। एंड मैंने यूट्यूब पे अपने F1 से लेके F9 तक के सारी क्लासेस ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाली हुई हैं। प्लस आई एम ऑल्सो टेकिंग क्लासेस थ्रू वी गाइड, जहाँ पे आई एम टीचिंग F7 एंड F8 प्लस नॉलेज लेवल के F2 एंड F3। सो टुडे जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन F8 एंड दिस इज द फर्स्ट सेशन। सो दिस इज नॉट लाइक जस्ट अ डेमो क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। दिस सेशन इज गोइंग टू बी, इसमें तुम्हारे को मैं ऑडिटिंग का एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ऑडिटिंग है क्या, क्यों तुम ऑडिटिंग पढ़ोगे। बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि वाई आर वी स्टडिंग दैट सब्जेक्ट, उससे हम क्या सीखेंगे। क्योंकि ये जब बेस हमारा क्लियर होता है तभी हमें स्टडी करना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट में है क्या, सीधा चैप्टर लर्न करना स्टार्ट कर दोगे तो उसमें तुम्हें पढ़ते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली ऑडिट इज, हम क्यों ऑडिट करते हैं। ठीक है। और इसमें किस टाइप की तुम्हारे एग्जाम पैटर्न होगा वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कैसे तुम्हें आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। एंड इन वी गाइड हाउ वी विल प्लान योर स्टडीज, कि तुम अपना जो एग्जाम जब देके आओ योर टारगेट शुड बी 85 प्लस, कि हमें 85 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अभी जो सेशन है इसमें क्या होगा गाइस, सबसे पहले मैं तुम्हारे को एक पार्ट जैसे इंट्रोडक्शन टू ऑडिट है ये पूरा बताऊंगा। ये बताने के बाद आई आस्क जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, तो आई वुड प्रेफर कि जब भी मैं कुछ बता रहा हूँ बीच में अगर तुम डाउट्स पूछोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो बीच में एक पॉज हो जाए। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर तुम्हें कोई भी चीज पूछनी है तो प्लीज एक बार ये सेशन, ये वाला पार्ट खत्म होने दो इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो भी चीज है मुझसे पूछना। देन एग्जाम पैटर्न एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू प्लान द स्टडीज। और इसमें मैं हाइब्रिड प्लस रिकॉर्डेड दोनों स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि कैसे तुम्हारी प्लानिंग की जाएगी, ताकि तुम्हें इस क्लास के बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो। इस क्लास में हम चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे कोई, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट के लिए वो अलग चीज है, वो तुम सबको पता होगा। दिस इज हाइब्रिड बैच। यहाँ पे सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा एंड तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम्हें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा जो ऑडिट है, ऑडिट का इंट्रोडक्शन, के ऑडिट जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है क्या, तुम ये ऑडिट क्यों पढ़ोगे। तो देखो, अब सबसे पहले क्या होता है, अब जैसे कि तुम सबको एक चीज पता है, लेट्स से दीज आर, या आई जस्ट राइट इट इन अ बिग पेज, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद ऑडिट के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या कहीं वैसे थोड़ा बहुत मेरी वीडियोस वगैरह से देख के करा हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ऑडिट का मतलब भी नहीं पता, बस ये पता है ऑडिट का इट्स अ सिनोनिम ऑफ चेकिंग, कि ऑडिट एक और चेकिंग का सिनोनिम है, बट ऑडिट होता क्या है। सो बेसिकली लेट्स से these are shareholders of a company. These are shareholders of a company, या this is a company, this is a company। ठीक है। मैं तुम्हारे को ऑडिट का पूरा क्रक्स यहाँ पे बता दूंगा कि पूरा ऑडिट है क्या, क्या क्या तुम चीज यहाँ पे पढ़ोगे। तो ये है कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने क्या किया हुआ है, दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन दिस कंपनी। उन्होंने कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करे हुए, वो कंपनी नहीं चलाते, दे डोंट रन द कंपनी, दे हैव जस्ट इन्वेस्टेड द मनी इन द कंपनी। कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी चलाते हैं। सारे मैं F3 के स्टूडेंट्स को बताता हूं, क्योंकि F3 में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें यही चीज है। कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स।
कुछ स्टूडेंट्स का जो डाउट होगा वो ये होगा कि सर इंडिया में या किसी भी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वही शेयर होल्डर होते हैं, वही डायरेक्टर होते हैं। हम अभी उस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। वी विल स्टडी इन अ वे कि शेयर होल्डर्स बिल्कुल ही अलग हैं और डायरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सो शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं और कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को इन्हीं शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है और हर एक का अपना एक रोल है। जैसे ये फाइनेंस का काम देखेगा, ये ऑपरेशंस का देखेगा, सबके अपने अपने रोल्स हैं। और इन सब डायरेक्टर्स को मिल रही है सैलरी, दे आर गेटिंग सैलरी। तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको इस कंपनी को बहुत अच्छे से चलाना है। बहुत अच्छे से चलाने का एक मतलब क्या होगा? बहुत अच्छे से चलाने का मतलब है कि इस कंपनी के खूब सारे प्रॉफिट्स हो, खूब सारे इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स हो, खूब सारे इस कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हो, शेयर होल्डर की वैल्यू जो है, इनके शेयर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो। अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लिंक्ड विद प्रॉफिट्स, के कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब डायरेक्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है। कई बार डायरेक्टर्स को यह भी बोला जाता है कि जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे, अगर अच्छे प्रॉफिट्स हुए तो तुम सबको एक अच्छा रेम्युनरेशन भी मिलेगा। रेम्युनरेशन मतलब जैसे कमीशन या सैलरी तुम्हारी बढ़ा देंगे। कुछ भी टर्म्स ऐसी डिसाइड होंगी कि तुम्हारे को कंपनी के प्रॉफिट्स अगर अच्छे हुए तो तुम्हें भी और पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब कंपनी में जो ये शेयर होल्डर है, ये जाके काम तो करते नहीं है। ना तो ये काम करते हैं, ना देखते हैं कंपनी में क्या चल रहा है। इन्होंने तो सारा पैसा कंपनी में लगा दिया एंड ये इनके ऊपर रिलाय कर रहे हैं कि डायरेक्टर्स कंपनी अच्छे से चलाएंगे। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डायरेक्टर्स कंपनी में काम करेंगे। कंपनी का काम करने के बाद जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हो रहा है 31 मार्च 2023। इस डेट को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। उस डेट को इन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के इन्होंने शेयर होल्डर को दी और इसमें दिखाया कि खूब सारे देखो कंपनी में प्रॉफिट्स हैं, कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो ठीक है अब हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। ये चीजें इन्होंने बताई। हो सकता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्होंने बहुत सारी जो सेल्स करी हो वो अपने ही किसी रिलेटिव को करी हो। जो परचेजेस इन्होंने करी हो, सामान परचेज करा हो, अपने ही किसी नोन की एंटिटी बना के वहीं से सामान परचेज करा हो ताकि उसका फायदा हो जाए। काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो शेयर होल्डर जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर्स बनाते हैं, इस पे प्रॉपरली रिलाय नहीं कर पाते। उनको प्रॉपर ट्रस्ट नहीं आता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या नहीं बनी। क्या पता इन्होंने कुछ इसमें पंगे करे हो या मिस्टेक भी हो। क्या पता इनसे बनाते हुए कोई बड़ी मिस्टेक हो जाए। क्या पता इन्होंने IFRS स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करे नहीं करे। उस कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग बुक्स बननी चाहिए वो फॉलो करे कि नहीं करे। क्या पता इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करा हो, क्या पता इन्होंने फ्रॉड करा हो। तो डायरेक्टर्स उस चीज पे रिलाय नहीं करते। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ओ सॉरी, शेयर होल्डर्स उस पर रिलाय नहीं करते। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं? वो कहते हैं ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ACCA जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब कि वो उस कंपनी से रिलेटेड नहीं है, कंपनी का ACCA नहीं है वो, जो कंपनी में काम कर रहा है या कंपनी का नोन है, नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ACCA है। ये उस ACCA को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो ये प्रिपेयर करी है डायरेक्टर्स ने, इसको ऑडिट करो। पूरी एक एक चीज इसमें चेक करो विद ऑल दी एविडेंसेस। जैसे अगर कंपनी ने यहाँ पे लिखा हुआ कि हमारे पास मशीन्स हैं, लेट से यहाँ पे लिखी हुई इन्होंने कि हमारे पास 10 मशीन्स हैं जिनकी वैल्यू है लेट से 10 करोड़, जस्ट एन एग्जांपल, 10 करोड़ की मशीन है। तो चेक करो, ऑडिट करो हर चीज के, क्या इनके पास 10 मशीन्स हैं एक्चुअली? क्या इन मशीन की वैल्यू 10 करोड़ है? क्या इस पे ठीक से डेप्रिसिएशन चार्ज करी है? क्या इन्होंने कोई मशीन बीच में सेल परचेज करी थी, नहीं करी थी, कोई वैल्यू उसकी कम ज्यादा करी है? ये सारी चीजें चेक करो। तो ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, जो जितनी भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है जो तुमने FR में पढ़ी हैं, पूरे FR में तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं ऑफ सिंगल एंटिटी, जहां पे तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। जितनी भी आइटम्स तुम्हें यहाँ पे दिख रही हैं, सेल परचेज एडमिन सेलिंग एक्सपेंस, नॉन करंट एसेट करंट एसेट, जितनी भी चीजें हैं उन सब का प्रॉपर ऑडिट करो कि एक एक चीज का एविडेंस तुम इकट्ठा करो कि एविडेंस होना चाहिए कि ये चीज सही है।
अब इस सिचुएशन के लिए एक एसीसीए को अपॉइंट किया जाता है, और यही तुम इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, दैट इज ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दो टाइप की ऑडिटिंग होती है। एक, जब शेयर होल्डर खुद अपना एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए। कई बार जब कंपनी काफी बड़ी होती है तो डायरेक्टर्स भी कहते हैं कि यार हमें भी ना एक ऑडिटर चाहिए जो फाइनेंशियल, हम खाली अकाउंटेंट पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें भी एक इंटरनल ऑडिटर चाहिए जिसको डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं, कि वो भी हर महीने की महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता रहे कि हर चीज का एविडेंस है कि नहीं। एक तो तुम ये चीजें यहाँ पे पढ़ोगे, इन सब का बेस तुम्हारे यहाँ पे क्लियर होगा। तुम्हें पता चलेगा इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या फंक्शंस हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर पे रिलाई कर सकता है, इसके काम को रिलाई कर सकता है, या खुद पूरी चेकिंग करेगा। क्या ये इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर को 100% एक एक वाउचर चेक करना है? जैसे अगर कंपनी की एक साल में 1 लाख सेल्स ट्रांजैक्शन है, तो क्या वो 1 लाख की 1 लाख सेल्स चेक करेगा? नहीं, वहां पे वो सैंपलिंग करेगा। वहां पे ही विल डू सैंपलिंग। सैंपल कलेक्ट कैसे करना है, क्या अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल उठा लो, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे पढ़ोगे। और जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे तुम पढ़ोगे, दैट इज, पहला तुम्हारा कि इनको चेक कैसे करना है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, वो सबसे मेजर तुम्हारा पार्ट है। उसके बाद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, वो चीज तुम पढ़ोगे। डायरेक्टर्स बना कैसे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका तरीका सही है कि नहीं, या इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो कंट्रोल सेट किए हैं वो सही है कि नहीं, ये सारी चीजें तुम इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। दिस इज ऑल ऑडिट। तो यहां से तुम्हें एक चीज क्या समझ आई होगी, कि ऑडिट तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एज सच नहीं है। मतलब तुम्हारे को यहाँ पे नंबर्स कैलकुलेशन नहीं करनी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिगर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू चेक फिगर्स। तो ये है तो तुम्हारा थ्योरी का सब्जेक्ट, बट इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं या पॉइंट्स रट्टा मारने हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिकली हर कंपनी की सिचुएशन को देख के समझना है कि वो चीज को तुम कैसे करोगे। So this is a practical understanding chapter. This is your complete audit. इसमें जो मैंने तुम्हें ऑडिट समझाया है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो दे कैन रेज योर हैंड एंड, और ये दे कैन डायरेक्टली स्पीक अप। देन आई टेल यू, आई शो यू द बुक के बुक में इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देन मैं बताऊंगा चैप्टर्स की बाइफिकेशन, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, किस कैसे कैसे सेक्शन ए और बी में बाइफिकेशन है। एनी डाउट एनी वन हैज रिगार्डिंग व्हाट एग्जैक्टली ऑडिट इज? Guys, please don't hesitate. चलो, किसी डाउट पूछा नहीं गाइस, शर्माना किसी ने नहीं है, ठीक है। सो सर वी हैव टू राइट रिपोर्ट इन सेक्शन बी ही थे, नो। ये जो ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर बनाता है, F8 जो हमारा है डबल ए, यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स नहीं लिखनी है। ये रिपोर्ट तुम्हारी जब तुम ट्रिपल ए करोगे वहां पे आएगी। यहाँ पे तुम पढ़ोगे कि रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, व्हाट आर दी पार्ट्स इन अ रिपोर्ट। जैसे क्वालिफिकेशन, नॉन क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, वो सब तुम पढ़ोगे, उनको तुम्हें समझाना पड़ेगा। बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट इन डबल ए, वो तुम्हारा ट्रिपल ए में आता है। गुड क्वेश्चन ही थे। गाइस कोई भी स्टूडेंट शर्माएगा नहीं, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन एवरी वीक, मेरी हाइब्रिड स्टूडेंट के साथ एवरी वीक डिस्कशन होगी। एंड यू हैव टू स्पीक अप। जितना ज्यादा तुम बोलोगे, जितना ज्यादा तुम एक्चुअली में बोलोगे, उतना मुझे क्लियर होगा कि तुम्हें चीजें समझ है। अगर क्लियर है तो यू कैन राइट इन द चैट एज वेल कि सर एवरीथिंग इज क्लियर, बट आई वांट इंटरेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बिकॉज अगर हमारा बोथ साइड इंटरेक्शन रहेगा, तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कि तुम्हें कौन सी बुक्स मिलेंगी। अभी मेरे पास जो बुक है दैट इज प्रीवियस ईयर बुक, तुम्हारे को लेटेस्ट बुक मिलेंगी फॉर 24-25। बट सिलेबस में ऑडिट के कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है बट वो यहाँ पे भी है, सो यू नीड टू वरी। देखो, सो ऑडिट में हमारे, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड गाइस, वेरी स्मॉल सेकंड।
यस गाइस, सो यू विल बी गेटिंग दीज ई बुक्स। ठीक है, ये ई बुक्स सबको मिलेंगी। हितेन का क्वेश्चन है, सर स्टडी हब में भी न्यू बुक्स नहीं आई हैं, सो बाय व्हेन कैन वी सी अपडेट्स ऑन स्टडी हब? हितेन देखो, मैं तुम्हें वैसे एक चीज बताऊं कि ऑडिट में एक तो बात होती है कि हमारे चेंजेस क्या हुए ऑडिट में। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, एक छोटा सा माइनर चेंज है जिसमें ऑटोमेशन एक चीज जो है वो ऐड हुई है, और वो छोटा सा एक टॉपिक है। वो ऑटोमेशन ऑलरेडी हमारे सिलेबस में भी है, और वो मैंने, जब मैं तुम्हें नोट्स दूंगा उस नोट्स में मैंने ऑलरेडी उसको इनकॉर्पोरेट करा हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी वो इंपॉर्टेंट था। जब सिलेबस में ही कोई चीज नहीं है तो कई बार एसीसीए भी सिलेबस अपडेट नहीं करता। जब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, देन वाई डू यू अपडेट? ऑल्दो यू विल गेट द बुक्स लेटेस्ट, तुम्हें बुक्स पुरानी नहीं मिलेंगी, उसके लिए यू डोंट नीड टू वरी। तुम्हें 24-25 की बुक्स ही मिलेंगी। लेकिन जब तुम बुक्स ले भी लोगे, यू विल सी के सिलेबस में एग्जैक्टली सेम है जो प्रीवियस था, एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है। सो नीड टू वरी अबाउट इट, कि उसमें अपडेट्स वगैरह, अपडेट तो तब होंगे ना जब चेंजेस होंगे, जब चेंजेस ही नहीं है तो क्या अपडेट होने? क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ विल रिमेन, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो दीज आर ई बुक्स, ये है हमारी ऑडिटिंग की स्टडी टेक्स्ट। दीज आर नॉट पीडीएफ गाइस, ये सब याद रखना, दीज आर नॉट पीडीएफ के तुम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीज आर परचेज बुक दैट वी परचेज, और ये ई बुक्स तुम सबको मिलेंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा हाउ ई बुक्स आर एक्चुअली बेटर देन तुम्हारी फिजिकल बुक। अगर किसी के माइंड में डाउट होगा कि सर हम फिजिकल बुक प्रेफर करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक सॉल्यूशन दूंगा कि तुम ई बुक्स के साथ साथ फिजिकल तुम्हारे को कहाँ पे यूज हो सकता है। तो देखो, सो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द चैप्टर। तो तुम्हारे टोटल ऑडिट में 20 चैप्टर्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन तुम्हारे 10 चैप्टर्स यहाँ पे। दिस इज एज पर बीपीपी बुक। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड सेशन लेंगे जिसमें वो बुक्स नहीं परचेज करेंगे, और इन केस दे स्टडी फ्रॉम कापलान, तो याद रखना कापलान में 20 चैप्टर्स नहीं है, कापलान में 13 या आई थिंक 14 चैप्टर्स है। उन्होंने क्या किया हुआ है, इन सारे चैप्टर्स को एक ही चैप्टर में कंबाइन करा हुआ है। सो बेसिकली दीज आर सिमिलर चैप्टर्स, ये चैप्टर्स जो है वो सिमिलर हैं, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। बट ये जो चैप्टर्स हैं उन्होंने उसको एक में कंबाइन किया हुआ है, तो किसी को घबराना नहीं है कि सर बीपीपी में तो काफी ज्यादा सिलेबस है, कापलान में नहीं है। जो कर रहे हैं कापलान से, इनके लिए बता रहा हूँ, जो बीपीपी से कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारे 20 चैप्टर्स हैं इसमें, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, बेसिकली फर्स्ट 4 चैप्टर्स, इसमें से एक तुम्हारा सेक्शन ए आता है क्वेश्चन, एक सेक्शन बी, वो मैंने वैसे आगे बताना है। सेक्शन ए आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, वही जैसे एफआर में तुम्हारे थे 2 मार्क करके। आई बिलीव इस बैच में जो भी स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, देर इज नो स्टूडेंट, वन स्टूडेंट जिसने ऑडिट का फर्स्ट एग्जाम वो दे रहा है या दे रही है। आई बिलीव कि उन्होंने एफआर का एग्जाम पहले दिया होगा। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए स्किल लेवल का ऑडिट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट? इफ यस, देन प्लीज राइट और स्पीक। ओके, अलीना एंड भविश्री, गुंजन, ओके। ओके भव्य, यू आर ऑल्सो टेकिंग एफआर क्लासेस, ठीक है, देन दैट्स फाइन, अगर ऑडिट एफआर साथ साथ है तो परफेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो नॉलेज लेवल से हैं, अलीना, आई एम फ्रॉम नॉलेज लेवल, नाउ आई एम प्लानिंग टू गिव डबल ए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स डबल ए एंड एफ आर साथ साथ दे रहे हैं, दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग। जिन स्टूडेंट्स ने एफ आर नहीं करा, अभी जिन स्टूडेंट्स ने एफ आर नहीं करा, उन्होंने एफ ए करा हुआ है, नॉलेज लेवल करा हुआ है, एफ आर नहीं करा, एंड दे आर प्लानिंग ऑडिट, अकेला ऑडिट। देखो उन स्टूडेंट्स को, अगर तो तुम्हें पता है कि टाइम कम है, काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स और है, तुम्हारा कॉलेज वगैरह भी है, सब कुछ करना है, फिर तो यू कैन प्लान ऑडिट देना। ठीक है, बट अगर तुम्हें लगता है कि ये 3 महीने तुम अच्छे से डेडिकेट कर सकते हो, आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग माय प्रेफरेंस वुड बी दैट यू शुड चूज एफ आर फर्स्ट। या फिर तुम दोनों सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्जाम भले ही ऑडिट का दे देना इस बार, एफ आर का नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देना, लेकिन पढ़ने दोनों साथ साथ स्टार्ट कर दो। रीजन क्या है, काफी जगहों पे एफआर के कुछ चीजों का यूज ऑडिटिंग में होता है। कैसे? जैसे मैंने बताया था, ऑडिटिंग का मतलब ही क्या है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हुए जो हमने एफए में बनाई थी, एफए में काफी सारी चीजें नहीं थी, वो बहुत ही सिंपल थी। एफआर में जैसे तुम्हारा एक लीज भी आता है, रेवेन्यू भी आता है, तुम्हारा फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी आता है,
टैक्सेशन भी आता है जिसमें तुम्हारा टैक्सेशन हो गया, एक स्टॉक के अंदर तुम्हारा एग्रीकल्चर वगैरह भी आता है, ठीक है। तो काफी चीजें यहाँ पे नहीं है, कंसोलिडेशन में काफी चीजें यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग ऑडिट में यू कैन एक्सपेक्ट कि इसके रिगार्डिंग एक आधा पॉइंट या दो तीन पॉइंट आ सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। अगर तुमने एफआर में ये चीज नहीं पढ़ी होगी तो डेफिनेटली तुम ऑडिट में इसका आंसर ठीक से नहीं दे पाओगे। हालांकि इसकी अगर मैं तुम्हें एक बाइफिकेशन बोलूं, हो सकता है 10 मार्क का हो सकता है 15 मार्क का हो, 20 मार्क का हो सकता है 5 मार्क का हो। 20 मार्क से ऊपर ऐसा नहीं होगा कि जहां पे एफआर का रिलेशन होगा। बट वाई टू इवन टेक अ चांस? तो ये सबके लिए जरूरी है जो ऑडिट पढ़ रहे हैं। अकेला ऑडिट खाली एफआर जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने कर लिया एफआर देन वेरी गुड, जिन्होंने नहीं करा एफआर कोशिश करना कि एफआर साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं सबको एक, आई डोंट वांट कोई भी स्टूडेंट बाद में रिग्रेट करे या कुछ बोले कि मुझे पहले कोई बता देता ये सब। तो आई डोंट वांट एनी सच स्टूडेंट टू थिंक लाइक दैट। जो साथ साथ पढ़ रहे हैं वो तो परफेक्ट है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे और दूसरा जो मेरा रीजन था पूछने का वो ये था कि स्टूडेंट्स को मार्किंग के बारे में पता हो, जो वैसे मैंने आगे बतानी है। तो सेक्शन ए में तुम्हारे 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिकली जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हारे मल्टीपल रिस्पॉन्स, तुम्हारे एमसीक्यूज, ये सब आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज प्योरली टाइपिंग, प्योरली टाइपिंग क्वेश्चन। टाइपिंग मतलब तुम्हें पूरा आंसर यहाँ पे अपना टाइप करना पड़ेगा इन वर्ड फॉर्मेट, इन वर्ड फॉर्मेट। यहाँ पे स्प्रेडशीट का ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि स्प्रेडशीट में तुम कुछ बुक्स तो नहीं बना रहे हो, इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे। तो टाइपिंग यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो ऑडिट पढ़ने के साथ साथ यू हैव टू कैरी अ लैपटॉप विद यू जब भी तुम पढ़ने बैठो। अभी इनिशियली एक दो हफ्ते तक तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो तुम सेक्शन ए के बारे में ही पढ़ोगे। बाद में तुम्हारे को लैपटॉप साथ रखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू टाइप अ लॉट। और ये प्रैक्टिस तुम्हारे को जुलाई से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज इट टेक्स 1 to 2 months कि तुम प्रॉपर टाइपिंग सीख पाओ। होता क्या है, ऑडिट में बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही रहती है, वो ये कहते हैं कि सर हम अपना अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाए, आता सब कुछ था लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टाइपिंग स्पीड स्लो थी, इस वजह से हमारा 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन रह गया। और मेजरली स्टूडेंट्स ये वो वाले होते हैं जो टाइपिंग प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते। वो क्या करते हैं, बस एग्जाम से 10 एक दिन पहले थोड़ा सा टाइप करना शुरू कर लेते हैं, तब उनको प्रॉब्लम आती है। तो अभी से ध्यान रखना कि यू हैव टू डू टाइपिंग अ लॉट ऑफ टाइपिंग जुलाई से। वो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा, आई विल बी देयर टू गाइड यू एवरी टाइम फॉर रिकॉर्डेड एंड लाइव। ऐसा नहीं है रिकॉर्डेड वालों को मैंने कुछ गाइड नहीं करना, उनको भी वीकली अपडेट्स मिलेंगे, जो भी ऐसे अपडेट्स होंगे। तो टाइपिंग प्रैक्टिस सबको साथ साथ करनी है। ठीक है, सो जो तुम्हारे फर्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट 4 चैप्टर्स में तुम्हारे को दीज आर मेजरली, यहां से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यहां से टाइपिंग क्वेश्चन नहीं आते। तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा है। जो फिफ्थ चैप्टर तुम्हारा है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से सेक्शन बी का एक पूरा क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे आ सकता है। सेक्शन ए में तो आएगा ही आएगा, बी के अंदर भी इसका एक पार्ट 4-5 मार्कर का आ सकता है। देन तुम्हारे आगे जो चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे मिक्स चैप्टर्स हैं, जहां पे तुम्हारे को सेक्शन ए और बी दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से हमेशा तुम्हारे को सेक्शन बी का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, सेक्शन बी का क्वेश्चन मिलेगा। टेबल की तरह बनता है, यहाँ पे 3-4 चीजें होती हैं। पहले यहाँ पे जैसे तुम लिखोगे कंपनी में क्या डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को कैसे ठीक करना चाहिए, उससे क्या होगा, एज अ ऑडिटर तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है कि कंपनी को क्या क्या कैसे कहाँ पे करना चाहिए। वो जब तुम पढ़ोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, बट ये सारा टाइपिंग वाला है। ये जो चैप्टर्स तुम्हारे हैं 12 to 17, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि यहीं से तुम समझोगे कि उन सब चीजों का तुम्हें ऑडिट कैसे करना है। जैसे नॉन करंट एसेट्स है, इससे ऊपर तुम ये नहीं सीखोगे इनका ऑडिट कैसे करना है, तब तुम समझोगे ऑडिट होता क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है। ठीक है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, अभी तुम यहाँ पढ़ोगे। 12 to 17 में तुम ये पढ़ोगे इन सब का ऑडिट, इंडिविजुअली ऑडिट कैसे करना है। इसके अलावा तुम्हारे सिलेबस में और कुछ नहीं है कि नॉन करंट एसेट्स का पूरा ऑडिट कैसे करोगे, इन्वेंट्री के बारे में कैसे चेकिंग करोगे, रिसीवेबल्स कैसे, कैश कैसे, पेबल्स अक्रूवल कैसे, नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल, डायरेक्टर एमोल्यूमेंट्स, इन सबको कैसे तुम चेक करोगे। अगर बुक्स में लिखा हुआ है कि कंपनी की इन्वेंट्री है 3
करोड़ की, 3 करोड़ की इन्वेंट्री लिखी हुई है, तो हाउ विल यू चेक के इन्वेंट्री बिल्कुल सही लिखी हुई है? वो सारे प्रोसीजर्स तुम्हारे यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ के लिए इनिशियली एक इंपॉर्टेंट चीज सारे स्टूडेंट्स के लिए वो ये है, ऑडिट में एक काफी बड़ा जो रिस्क होता है एग्जाम पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड नलिफिकेशन। नलिफिकेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। इन सब के एक प्रॉपर समझने के लिए देर इज पॉइंट्स जो सबको अच्छे से समझने हैं, पढ़ने हैं, लर्न करने हैं। ये भी पढ़ने भी पड़ते हैं, इनको लर्न भी करना पड़ता है। लेकिन एग्जाम में इनको लिखने का तरीका ऐसा नहीं है कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड लिख दो। ऐसा नहीं होता, वो तुम धीरे धीरे पढ़ोगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा वो चीज डिटेल में क्या है, मैं तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो जो भी तुम यहाँ पे पढ़ोगे, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू काइंड ऑफ थोड़ा बहुत क्रैम इट, बट एग्जाम में यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उससे लिंक करके उसकी लैंग्वेज में यू विल राइट द आंसर, रादर देन सिंपली इस चीज को कॉपी पेस्ट कर देना, ये तुमने रट्टा मार लिया और एग्जाम में लिख दिया। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एग्जाम में काफी बार सेम क्वेश्चंस, अलग अलग स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चंस आते हैं। तो सोचो एक क्वेश्चन दो बच्चों को आया और दोनों स्टूडेंट ने मेरी क्लासेस ली हुई है, मेरे नोट्स में से पढ़े। इनफैक्ट ऑडिटिंग के यू विल सी मार्केट में बहुत सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, फ्रेंड्स नोट्स ग्रुप्स वगैरह में बहुत मिल जाएंगे। किसी नोट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक नोट फॉलो करो, चाहे मेरा चाहे किसी और का, लेकिन एक ही फॉलो करना। तो अगर कोई मेरे नोट्स फॉलो कर रहा है जहां पे मैंने यहाँ पे इनका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, स्टूडेंट ने एग्जाम में, दो स्टूडेंट ने बिल्कुल वैसे ही 5 पॉइंट लर्न करे थे, वैसे ही 5 पॉइंट दोनों ने लिख दिए, एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड। एसीसी कुछ नहीं करेगा, दोनों का एग्जाम कैंसिल कर देगा, और जिस दिन रिजल्ट आना होगा उस दिन तुम्हारे रिजल्ट के आगे लिखा आ जाएगा नलिफिकेशन, नलिफाइड। नलिफाइड मतलब तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तुम्हारे को कोई मार्क्स नहीं पता चलेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, तुम्हें ये एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, फीस दोबारा देनी पड़ेगी। एंड दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन देन एनी स्टूडेंट कैन फेस। क्यों? उसको यही नहीं पता कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, क्या पता 80+ मार्क्स भी आ रहे हो, जस्ट बिकॉज ये चीज होगी। तो इसीलिए जब मैं ये चैप्टर्स कराऊंगा, मैं बार बार एक चीज स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि किसी को इनकी रट्टाफिकेशन नहीं मारनी, लर्न करने हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बिकॉज व्हेन यू रीड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे रीडिंग इज द की, ऑडिटिंग में याद रखना, रीडिंग इज द की, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स के फॉर्मुलेज या अकाउंट्स के फॉर्मुलेज नहीं है, यहाँ रीडिंग इज द की है। जितने तुम क्वेश्चंस पढ़ के सॉल्यूशंस पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो हाउ टू फ्रेम दी आंसर्स, के आंसर्स फ्रेम कैसे करने हैं। और जब तुम इनके आंसर्स टाइप करना स्टार्ट कर दोगे, अभी नॉर्मली व्हेन यू विल स्टार्ट टाइपिंग, अभी जैसे तुमने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजना हो, तो जब फ्रेंड को मैसेज भेजना होता है तब तो दिमाग ज्यादा लगता ही नहीं है, हमें पता है क्या लिखना है, सीधा मैसेज टाइप किया, खत्म। अब ऑडिट में जब तुम्हें आंसर लिखना होगा, पहले तुम्हें टाइम तो सोचने में लगेगा कि लिखना क्या है, उसके बाद तुम सोचोगे कि इसको फ्रेम कैसे करना है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमें ये तो पॉइंट याद है, लेकिन क्वेश्चन से लिंक इसको कैसे करें, उसको सोचने में टाइम लगेगा। फिर तुम उसको टाइप करोगे। ये चीज कर्व करने का एक ही तरीका है जो मैंने बताया था, तुम्हें जुलाई से एक एक क्वेश्चन रोज टाइपिंग स्टार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे, दीज आर ऑल टाइपिंग, और यहां से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 30-40 मार्क्स का तुम्हारे को यहां से आ सकता है, इनका आता ही आता है क्वेश्चन, क्योंकि जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है वो मेजरली तुम्हारे यहीं से आएंगे और तुम्हारे कंट्रोल्स और रिस्क में से आएंगे। इसके बाद जो तुम्हारे 3 चैप्टर्स हैं, ये एनपीओ, ये छोटा सा चैप्टर है इसका, एनपीओ चैप्टर ओपन हो गया उनको। ये गाइस मेरा टैब थोड़ा स्लो है, 4 साल पुराना टैब है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी लैग करता है ये, बट तुम्हारा नई पीसी लैग करेगा जब तुम पीसी में ये बुक्स ओपन करोगे। इसके बाद हमारे चैप्टर्स आते हैं 18, 19 एंड 20। ये चैप्टर छोटा सा है, ये सेक्शन ए में से ही आता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर्स भी हमारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस आते हैं, इन दोनों में से। अब इस ऑडिटिंग में अच्छी बात क्या है, अभी तक जैसे तुम अगर नॉलेज लेवल में थे या स्किल लेवल तुमने अभी भी स्टार्ट किया है, एक आधा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। ये जो ऑडिटिंग का तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, याद रखना, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। तुम जब एसीसीए कर लोगे उसके बाद डेफिनेटली तुम इन्हीं फील्ड्स में जाओगे। एसीसीए करने के बाद फील्ड्स कौन सी आती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन।
और तो कोई फील्ड नहीं आती। सीए के बाद भी यही फील्ड होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन। टैक्सेशन तुम सीखोगे यूके का, जिसका इंडिया में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। तो अगर इंडिया में जॉब करोगे तो तुम्हें एफआर और ऑडिटिंग में ही जॉब मिलेगी। जब तुम ऑडिटिंग में जॉब करने जाओगे तो जो चीज तुम यहाँ पढ़ोगे वो प्रैक्टिकली तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी। यू हैव टू अप्लाई दैट प्रैक्टिकली। तुम्हें कंपनी वाले बोलेंगे ठीक है उस कंपनी का ऑडिट करके आओ, हमारे क्लाइंट का ऑडिट करके आओ, वहां पे अब तुम्हें ये सारी बुक्स मिलेंगी। तो बुक्स में से नॉन करंट एसेट को तुम कैसे चेक करोगे? तो वहां पे स्टूडेंट्स एक्चुअली इन बुक्स का, ये इनके नोट्स को अपने साथ हमेशा रखते हैं, क्योंकि ये उनके पास एक ग्रंथ बन जाता है, एक बेस बन जाता है कि जब भी ऑडिट करने जाना हो ये अपने पास रखो। इसके लिए मैं तुम्हारे को नोट्स दूंगा अपने, कि नोट्स पास रखो। जब भी तुम ऑडिट करने जाओगे सीधा नोट्स में से देखोगे नॉन करंट एसेट में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास ऑडिट करने के, कंपनी में क्या क्या चीजें हैं, बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, अपने अकॉर्डिंग इसमें से पॉइंट्स उठाओ और देन डू ऑडिट ऑफ दैट कंपनी। और इसी तरीके से तुम्हें एग्जाम में लिखना है अपना आंसर, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच के। तो ये सब्जेक्ट, ये मत सोचना कि तुम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, ये सोचना कि ये सब्जेक्ट लाइफ लॉन्ग तुम्हारे काम आएगा, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे काम आएगा सब्जेक्ट। क्योंकि इसमें जैसे जो मैंने एक चैप्टर तुम्हें बताया है विच इज चैप्टर नंबर 5, प्रोफेशनल एथिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे पूरी लाइफ के लिए। क्योंकि अगर तुमने इसका ध्यान नहीं दिया, जैसे एग्जाम्पल, तुम्हें किसी कंपनी ने हायर कर लिया, एक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें तुमने हायर कर लिया और उसका डायरेक्टर तुम्हारा नोन निकला, और तुमने एथिक्स चैप्टर सिर्फ ऑडिटिंग के लिए पढ़ा था, बाद में सब भूल गए और तुमने उसको ऑडिट करना शुरू कर दिया। अगर किसी ने भी तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट डाल दी एसीसीए में कि देखो ये पर्सन तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो डायरेक्टर से रिलेटेड है, तो तुम्हारे ऊपर शेयर होल्डर्स अलग पंगे करेंगे, एसीसीए तुम्हारे ऊपर अलग केस करेगा कि तुम्हें जब इंडिपेंडेंट ही नहीं थे तुमने ऑडिट उठा कैसे लिया। तो ये चीज इस तरह से तुम्हें पढ़नी है कि तुम्हें अपने पूरी लाइफ लॉन्ग ये चीजें तुम्हें याद रहे। ये है तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट। अब एक जो डाउट सारे स्टूडेंट्स के माइंड में, सबके माइंड में होगा कि सर ये इतनी बड़ी स्टडी टेक्स्ट है, अब एग्जाम टाइम में जब हमें सब कुछ रिवाइज करना होगा तो क्या स्टडी टेक्स्ट को बार बार लेके घूमते रहेंगे? हम कहीं बाहर हो, कुछ हो, हर वक्त तो लैपटॉप पे मोबाइल नहीं देख सकते, और मोबाइल से आंखें भी खराब होती हैं, तो हम क्या करेंगे? तो किसी को उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडिटिंग के मैं तुम्हारे को अपने नोट्स भी दूंगा एंड आई शो यू माई नोट्स। हालांकि उसमें थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, ये इसकी मैराथन वीडियोस मैंने बनाई थी उसके लिए। ये मेरे ऑडिटिंग के नोट्स हैं, जिसमें मैंने 45 टू, आई थिंक 45 पेजेस, 45 पेजेस में मैंने पूरी ऑडिटिंग कवर करी हुई है। पूरा ऑडिट तुम्हारा एज पर दी बुक मैंने कवर किया है, सारे टॉपिक्स अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, यहाँ पे हर चीज लिखी हुई है। तो ये नोट्स भी तुम सबको मिलेंगे, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे हाइब्रिड, सबको ये नोट्स मिलेंगे। लेकिन जो इनकी हाइब्रिड वीडियोस है, मेरी मैराथन वीडियोस, जिसमें मैंने 5 to 6 आवर्स में ये पूरे नोट्स रिवाइज कराए हैं, वो सिर्फ हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। क्योंकि ये जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जाम टाइम में तुम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, यू कैन नॉट रीड द इंटायर बुक इन अ सिंगल डे, उसके लिए तुम्हें नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब ये नोट्स भी जब तुम पढ़ोगे, हो सकता है कुछ चीजें तुम्हें पढ़ के एक बारी में समझ ना आए, जो कि होता है हमेशा, क्योंकि काफी टाइम पहले चैप्टर्स पढ़े होते हैं। तो उसके लिए मैंने बनाई है मैराथन वीडियोस। तुम्हें कुछ नहीं करना है, एग्जाम से 3-4 दिन पहले या जब भी रिवीजन करनी है, मैराथन वीडियोस देखी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखो, ताकि तुम्हारे को सारी छोटी छोटी जो चीजें यहाँ पे हैं, जो 2 मार्कर्स में आती हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पे याद रहे। तो इसीलिए ये नोट्स तुम्हारे हेल्प करेंगे। इन नोट्स का यू कैन टेक अ प्रिंट आउट। तो तुम्हारे पास शॉर्ट में नोट्स भी आ गए। पहले चैप्टर तुम, जब मैं बुक से पढ़ाऊंगा, तुमने वो पढ़ना है। उसके बाद एक बार तो तुम्हें बुक की रीडिंग अच्छे से करनी ही है, एक बार तो तुम्हें बुक में से सारी रीडिंग करनी ही पड़ेगी। वो करने के बाद देन यू विल रिवाइज फ्रॉम दीज नोट्स एंड मैराथन वीडियोस। तो इसीलिए प्रिंटेड बुक की या हार्ड कॉपी की किसी को जरूरत नहीं है। एंड कोई भी स्टूडेंट किसी और भी टीचर या कहीं के भी नोट्स नहीं लेगा। आई विल टेल यू द रीजन। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरे नोट से पढ़ने बाकी सबके बेकार है। हो सकता है बाकी सबके मेरे से ज्यादा अच्छे भी हों, लेकिन तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अलग अलग नोट्स में। तुम्हें बहुत नोट शेयर होंगी ऑडिटिंग के, वहां पे ये क्वेश्चंस हैं, ये हैं, वो हैं। एक को फॉलो करो बस, चाहे मेरे नोट्स ना पढ़ो, किसी और के नोट्स पढ़ लो, लेकिन एक को ही फॉलो करना, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है? तो तुम्हारे को ये दोनों नोट्स जो हैं वो मिलेंगे, नोट्स एंड मैराथन वीडियोस। तो ये तो बात थी हमारे गाइस सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है। और जैसे कि मैं तुम्हें बता दिया कि इसको पढ़ने के लिए तुम्हें एफआर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं।
अब ऑडिटिंग के रिगार्डिंग किसी भी स्टूडेंट को कोई और डाउट बचा है? अगर नहीं, देन वी कैन गो एंड सी अबाउट द एग्जाम पैटर्न, कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। किसी को भी कोई डाउट है, दे कैन रेज हैंड और दे कैन स्पीक। Sir, you're recording this lecture, right? हाँ हाँ, यू कैन सी Oh, दैट रिकॉर्डिंग ऑन द लेफ्ट साइड। okay, okay. मैंने स्टार्टिंग का थोड़ा सा 15-20 मिनट्स मिस कर दिया था, so I'll need that. कोई बात नहीं, यू कैन सी दैट रिकॉर्डिंग। Yeah, yeah, okay. Oh, Bhaveshri sir, I'm facing an issue with this solving audit assurance question. I have read 5 chapters twice, but when I try to solve the exam kit question, I hardly score even 50% correctly. Could you please suggest how can I improve my score? Should I also go through Kaplan book? नहीं, भव्या, you don't need to go through other book. एक ही author को follow करना है। Initially देखो, मैं I'll tell you, ऑडिट इज अ सब्जेक्ट जिसको तुम जब इनिशियली पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तुमने अभी सिर्फ ऑडिटिंग के 4-5 चैप्टर्स पढ़े हैं, इतना तुमने पढ़ा है। तो अभी तुम जब क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चंस वो एक्चुअली जो क्वेश्चंस है ना, वो आगे वाले से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, लेकिन माइंडसेट जब तुम आगे वाले काफी क्वेश्चंस कर लोगे, चैप्टर्स पढ़ लोगे, वहां से क्लियर होना स्टार्ट होगा। अभी गलतियां होंगी, नो डाउट गलतियां होंगी। तभी तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम किट हमें करनी है। गलतियां होंगी, उन गलतियों से हम सीखेंगे। प्लस जब तुम मेरे एग्जाम किट सॉल्यूशंस देखोगे, आई यू विल गेट टू नो कि आंसर्स को समझना कैसे है। कई बार तुम्हें लगेगा कि इसके 4 ऑप्शंस हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। ऑडिट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, यू विल फाइंड चारों ही आंसर है, बट उसमें से बेस्ट आंसर क्या है? तो उसके लिए मैंने अपनी एग्जाम किट सॉल्यूशन वीडियोस में बताया हुआ है कि क्वेश्चन में एक आधा वर्ड ऐसा होता है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, और उस वर्ड की वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाता है। वो प्रैक्टिस जब तुम करोगे, 1 बार 2 बार, सब क्लियर हो जाएगा। तो तुम जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो हम बीपीपी एग्जाम किट भी करेंगे, बीपीपी एग्जाम किट भी होंगी, तुम्हारे टेस्ट भी होंगे। हम स्टडी हब से सेक्शन ए के क्वेश्चंस भी करेंगे। हम प्रैक्टिस हब से सेक्शन बी के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम इनिशियली लगता है, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट कि अभी 50% सही हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। सर, शिल्पा सर, वी विल बी गेटिंग मैराथन वीडियोस इफ यू टेक हाइब्रिड क्लासेस। हाइब्रिड मतलब जो मेरा 13500 वाला है, इफ यू टेक दैट, देन यू विल गेट दी मैराथन वीडियोस। अगर तुम रिकॉर्डेड लेते हो, रिकॉर्डेड मतलब तुम्हारा 4499 या 7 वाला, इन दोनों के अंदर तुम्हारे को सिर्फ इसमें ई बुक्स एक्स्ट्रा मिलेंगी, लेकिन मैराथन वीडियोस यहाँ पे नहीं मिलेंगी। नोट्स सबको मिलेंगे, जो ये नोट्स मैंने तुम्हें दिखाए थे, ये सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे, ठीक है? Aniket sir, I have old BPP book June 23. Is that enough to do? Or need to buy a new one? I am planning to take recorded classes. ठीक है, अगर तुम्हारे पास पुरानी बुक है 23, अब जून 23 मतलब तुम्हारी 22 और 23 की बुक है ना? अगर 22-23 की बुक है तुम्हारे पास, तो देखो सिलेबस में चेंजेस वैसे पिछली बार से भी इस बार में ज्यादा नहीं हुए हैं। ठीक है, यू यू डोंट नीड टू टेक दी बुक, न्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है। तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो, जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें वैसी जो अपडेट्स है वो तुम्हारे को क्लियर हो जाएंगे। प्लस तुम्हारे को मैं नोट्स तो दे ही रहा हूँ मेरे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यू कैन यूज दीज बुक्स, ठीक है? इफ यू वांट यू कैन बाय ओनली एग्जाम किट, इफ रिक्वायर्ड ओनली एग्जाम किट ले लो, अदरवाइज एग्जाम किट अगर पुरानी भी है उस अटेम्प्ट की कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज याद रखना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो तुम्हारे पास बुक्स है ना, ये पीडीएफ नहीं होनी चाहिए। आई विल टेल यू व्हाई। पहले मुझे बताओ नहीं कि पीडीएफ है या हार्ड कॉपी है? ठीक है, परफेक्ट, हार्ड कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं। आई टेल यू व्हाई। जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ मार्केट में बहुत सारी तुम्हें ऐसे मिलेंगी, वो होंगी तुम्हारी 15-16 की, बस वो ईयर चेंज कर देते हैं और वो पीडीएफ मार्केट में चलनी शुरू हो जाती है कि लेटेस्ट बुक्स आ गई। तो पीडीएफ नहीं है, हार्ड कॉपी है, ओरिजिनल हार्ड कॉपी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है जो मैंने मिस किया हो? नहीं। चलो, अब बात करते हैं हम अपने एग्जाम पैटर्न की, कि ऑडिटिंग का एग्जाम पैटर्न क्या है। सो ऑडिटिंग में तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, वही सेम 3 आवर्स। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, ये याद रखना। इसमें एक है तुम्हारा 30 मार्क्स, और दूसरा आएगा 100 मार्क्स। वन इज 30 मार्क्स एंड वन इज 100 मार्क्स, ओ सॉरी, 70 मार्क्स।
30 मार्क्स में क्या होगा? इस 30, रुको मैं राइट इन दिस वे, 100 मार्क्स, 3 hours, first is 30 marks, then 70 marks. One is 30 mark, one is 70 mark. 30 मार्क में क्या होगा? 30 मार्क में तुम्हारे को 3 केस स्टडीज आएंगी. यू विल बी गेटिंग 3 केस स्टडीज, 10 मार्क ईच. 10 मार्क की 3 केस स्टडीज आएंगी. सो दैट गोज टू 30 मार्क्स. अब इन केस स्टडीज में क्वेश्चंस के टाइप क्या होंगे? तुम्हारे जो क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस इन ईच केस स्टडी. हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे. जैसे तुम्हारे को यहाँ पे पूरा केस लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 क्वेश्चंस होंगे एंड 2 मार्क्स फॉर ईच आंसर. 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे. सो दिस फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स. तो एक केस स्टडी होगी 10 मार्क की. ऐसी तुम्हारी 3 केस स्टडीज आएंगी विच कम्स टू 30 मार्क्स. अब ये जो केस स्टडी है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? इसमें जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, दोज आर गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अब ऑब्जेक्टिव याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन ये होता है कि ऑब्जेक्टिव मींस 4 ऑप्शन. 4 ऑप्शंस इज नॉट ऑब्जेक्टिव. 4 ऑप्शंस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहां पे तुम्हारे MCQ भी आ सकते हैं, मतलब 4 में से तुम्हारे को एक सिलेक्ट करना है. तुम्हारे को मल्टीपल रिस्पॉन्स भी आ सकता है कि तुम्हारे को 5 दिए हुए हैं, इसमें से तुम्हें कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं जो कि सही हो. इसमें तुम्हारा मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग भी आ सकता है कि 4 लाइंस यहां दी हुई हैं, 4 लाइंस यहां दी हुई हैं, तुम्हें इनको ड्रैग करके यहां लेके आना है, ये भी हो सकता है. दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग. तो किसी भी तरीके के तुम्हारे को क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक क्वेश्चन में 3 लाइंस होके ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है. तुम्हें बताना है कि तीनों में से कितने ट्रू हैं, कितने फॉल्स. ये भी इस टाइप के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं. अब इसमें जो तुम्हारी मार्किंग है, वो या तो 2 मार्क्स आएंगे या तुम्हारे 0 मार्क्स आएंगे, या तो 2 मार्क्स या 0 मार्क्स. ऐसा नहीं है कि तुमने एक आंसर अगर गलत कर दिया तो पूरी केस स्टडी गलत हो जाएगी, नहीं. एक आंसर गलत किया तो तुम्हारे 2 मार्क्स ही कटेंगे. मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग में अगर तुम्हारा एक सही है और एक गलत हो गया तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क नहीं मिलेगा. केस स्टडीज के अंदर याद रखना, यहाँ पे पार्शियल मार्किंग नहीं होती. नो पार्शियल मार्किंग इज. एक मार्क अगर तुमने ट्रू फॉल्स 3 करने थे, 2 सही कर दिए, एक गलत हो गया या तुमने खाली छोड़ दिया, कोई मार्क नहीं मिलेगा, 0 मार्क मिलेंगे. तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज फॉर 30 मार्क्स. इसके बाद तुम्हारा दिस इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या MRM या मल्टीपल रिस्पॉन्स. देन आता है तुम्हारा 70 मार्क क्वेश्चन, जिसको आई विल कॉल सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आएंगे. एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क, दूसरा क्वेश्चन होगा 30 मार्क, और तीसरा क्वेश्चन भी होगा तुम्हारा 20 मार्क. सो 20, 30, 20, 3 क्वेश्चंस आएंगे. तीनों क्वेश्चंस एक तरह से तुम्हारी केस स्टडीज ही होंगी. दीज आर गोइंग टू बी केस स्टडीज. तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे को एक केस दिया होगा. आई विल राइट इन अ वे, यहाँ पे तुम्हारे को एक केस दिया होगा. इस केस के बाद तुम्हारे को हो सकता है 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं दिए हो. ये हो 3 मार्क्स का, ये हो 6 मार्क का, ये हो 8 मार्क का, ये हो 2 मार्क का, या ये 3 मार्क का. ऐसे करके तुम्हारे को केस के 4 क्वेश्चन होंगे और ये तुम्हारे को टाइप करने पड़ेंगे. तो एग्जाम में पैटर्न क्या होगा, तुम्हारे को लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, पूरा क्वेश्चन. थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे लिखा हो. उसके बाद उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा. तुम्हें करना क्या है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होगा जहाँ पे तुम्हारे को अपना आंसर देना है. जब तुम नेक्स्ट क्लिक करोगे तो बी क्वेश्चन आ जाएगा, उसका तुम्हारे को यहाँ पे आंसर देना है. ऐसी सी, ऐसी डी, ऐसे एक क्वेश्चन के 3, 4 पार्ट्स आएंगे. कोई पार्ट तुम्हारा जैसे 30 मार्क का है तो वो 12 का भी हो सकता है. जैसे मैंने बताया था ऑडिट रिस्पॉन्सेज वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, प्रोसीजर्स, नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री, ये सब, तो वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं.
तो इस तरह से तुम्हारे 20, 30, 20, 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जहां तुम्हारे को आंसर्स प्योरली टाइप करने होंगे। इसका ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन आएंगे या 5 ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, 4 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं एक केस स्टडी के अंदर। ये भी हो सकता है कि इस केस स्टडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, फिर बोला हो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या आंसर होगा, सेकंड पार्ट के लिए क्या, ये भी हो सकता है। इसमें तुम्हारे को क्वेश्चंस याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक बार अभी मैं तुम्हारी क्वेरी का आंसर देता हूँ कि कितने वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब तुम्हारे के पूछेंगे, बताओ व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग, एक्सप्लेन ऑडिट प्लानिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकली होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो इन सबको, जैसे कि मैंने बताया, ऑडिट तुम्हारा रीडिंग इज द की, तुम्हारे को काफी चीजें लर्न भी करनी है ऑडिट में, तो ये जरूर सबने याद रखना है। अब बात है तुम्हारा जो मेरे से अभी एक क्वेश्चन पूछा ही बात ने, दैट इज सर कितने वर्ड्स में हमें आंसर लिखना होगा। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वर्ड्स तुम्हारे डिफाइन है, वर्ड्स कुछ डिफाइन नहीं है। एसीसीए की जो मार्किंग स्कीम होती है, वो जब तुम देखोगे यू विल गेट टू नो, एसीसीए को कुछ कीवर्ड्स चाहिए होते हैं कि स्टूडेंट ने ये कीवर्ड लिखे हुए हैं। जैसे अगर तुम्हारा है यहाँ पे नॉन करंट एसेट का ऑडिट करना, ठीक है, अभी बताऊंगा गौरव ये वाला पार्ट, ये मैंने अभी एक्सप्लेन करना है। जैसे तुम्हें ये बताना है कि तुम नॉन करंट एसेट का ऑडिट करोगे, तो नॉन करंट एसेट के ऑडिट में कंफर्म दिस थिंग, चेक प्रीवियस ईयर रेशियोज, फिजिकली इंस्पेक्ट एसेट्स, तो ये कीवर्ड्स जो हैं वो एसीसीए ढूंढेगा तुम्हारे आंसर में। और तुम्हें जो अपना आंसर लिखना है वो लिखना होगा प्रैक्टिकली अपनी लैंग्वेज में, बुक के लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में, कि जब तुम कंपनी का ऑडिट करने जाओगे, हाउ विल यू आस्क द थिंग्स फ्रॉम द कंपनी। तुम ये चीज नहीं बताओगे कि मैं जाके ऐसे चेक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं। हम ये पूछेंगे, वी विल आस्क फ्रॉम द कंपनी। इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम तुम चैप्टर के साथ साथ पढ़ोगे, कि मुझसे पूछेंगे एक्सप्लेन, कंफर्म, डायरेक्ट, इंफॉर्मेशन, ये कुछ कीवर्ड्स है जो तुम पढ़ोगे, वहां से तुम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे एंड यू विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे, मैं तुम्हें इसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सो दैट तुम्हारे को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी आ जाए कि कैसे तुम्हारे को अपना आंसर लिखना होगा। ये मैं तुम्हारे को अपने नोट्स में से ही दिखाता हूँ, तुम्हें नोट्स में मिलेगा। आई विल शो यू, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड। ये आएगा सब्सटेंसिव प्रोसीजर में। देखो, ये प्लीज सारे स्टूडेंट देखना कि आंसर्स कैसे फ्रेम करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर दीज प्रोसीजर्स आर नॉट टू बी रिटन लाइक दिस इन द एग्जाम। जैसे मैंने ऊपर समझाया हुआ है, यू हैव टू केयरफुली लुक एट द क्वेश्चन एंड गिव योर आंसर इन सच अ वे दैट कवर्स व्हाट टू चेक एंड हाउ टू चेक। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ऊपर आंसर जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ डेप्रिसिएशन शेड्यूल इफ नो रजिस्टर एग्जिस्ट। दिस इज अ प्रोसीजर, दिस इज अ प्रोसीजर। अलीना, इसमें टेंस का कुछ नहीं होता, हम काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस देखेंगे कि हमें करना क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, कि हमें करना क्या है। वी विल आस्क फ्रॉम द कंपनी की ये चीज, तो प्रेजेंट टेंस लेके चलो, तो वी विल राइट द आंसर इन प्रेजेंट टेंस। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। मैंने बोला प्रिपेयर अ डेप्रिसिएशन शेड्यूल इफ नो रजिस्टर एग्जिस्ट, दिस इज तुम्हारा सब्सटेंसिव प्रोसीजर। अब इसको तुम एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, recalculate the depreciation charge for the year and confirm that for all the assets including revalued asset। अगर कंपनी के एसेट्स कुछ रिवैल्यूड है तो ये लाइन आएगी, अदरवाइज नहीं। confirm that depreciation is based on cost before the revaluation and on pro rata basis after revaluation। specific case कि अगर revaluation है तो वो लिखेंगे। to check whether depreciation is correctly calculated। दिस इज हाउ यू विल हैव टू फ्रेम द आंसर। अब तुम कहोगे सर ये तो लर्न करने में बड़ी दिक्कत होगी, आपने तो ऐसे लिखा हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए मैंने अभी तुम्हें बोला है क्या, रीडिंग इज द की। when you'll solve lot of questions, when you'll read questions and answers, ये लैंग्वेज तुम्हारे, कहते हैं ना, दिल और दिमाग में बसनी स्टार्ट हो जाएगी। ये लैंग्वेज बसनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसीजर लर्न हो गया, इसका रट्टा तुमने मार लिया, एग्जाम में तुम अपने आप इस लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दोगे, बिकॉज यू विल रीड लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड इट विल बी इन्फॉर्म टू यू कि कैसे ये चीज लिखनी है।
ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में लिखोगे एंड यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। इसको तुम थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में भी फ्रेम कर सकते हो। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे? रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कंफर्म एसेट्स इंक्लूडिंग रिवैल्यूड एसेट, confirm depreciation based on cost before revaluation, to check depreciation is correctly calculated. These are the keywords that ACCA will check, plus your language. ठीक है, इस तरह से तुम्हारे सेक्शन बी में क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर्स तुम्हें फ्रेम करने होते हैं। घबराना किसी ने नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये थ्योरी सब्जेक्ट है। अभी तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सर कैसे हमें लिखना है, क्या लिखना है, होगा, सबका होगा, बट व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग, धीरे धीरे ये सारे डाउट्स तुम्हारे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज योर मार्किंग ऑफ डबल ए, 30 मार्क एंड 70 मार्क्स। सो 30 मार्क्स तुम्हारा ये वाला पार्ट है एंड 70 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्टिव है। इस साल ऑडिट में मार्किंग स्कीम में एक छोटा सा चेंज हुआ है। ये वाला चेंज नहीं है कि मार्किंग स्कीम में वो एक चैप्टर है दैट इज रिस्क, उसमें से भी बोला गया है कि तुम्हारे को सेक्शन इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसमें रिस्क की थोड़ी सी वेटेज बढ़ गई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चैप्टर तो मैंने पढ़ाया हुआ है, सब कुछ करा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जब चैप्टर तुमने पढ़ लिया फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हमें तो या तो होना कोई नया चैप्टर ऐड हुआ हो। ये मैं तुम सबको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हो सकता है तुम कहीं ना कहीं ये बात मार्केट में सुनो। बहुत बच्चे होते हैं मार्केट में सुनते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो से, इस क्लास के बाद एटलीस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग सबके थोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑडिट क्या है। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं, अगर नहीं देन आई विल कंटिन्यू विद द लास्ट पार्ट ऑफ ऑडिट, दैट इज हम वी गाइड में कैसे प्लान करेंगे ऑडिट फॉर हाइब्रिड एंड फॉर रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट किसी को है दे कैन आस्क। सर मुझे थोड़ा सा समझा नहीं, 70 मार्क्स इज पूरा 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव या उसमें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव रहेगा? क्योंकि आपने आई थिंक नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग। पूरा सब्जेक्टिव, इट्स ऑल सब्जेक्टिव, जिसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 20 के और एक 30 का, और हर क्वेश्चन के 4 या 5 पार्ट्स होंगे जो तुम्हारे को आंसर्स टाइप करने हैं। तो सिर्फ जो 30 मार्क्स वाला सेक्शन है दैट इज ऑब्जेक्टिव पार्ट, बाकी और दैट कुछ इज भी? ऑब्जेक्टिव ओनली, दिस इज ऑल सब्जेक्टिव। ओके ओके। हो सकता है इसमें तुम्हारे को एक आधे क्वेश्चन के 2 मार्कर में ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी आ जाए, वी हैव टू बी ओपन फॉर दैट एज वेल, बट एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं, ये सारा सब्जेक्टिव ही होता है। एनी अदर डाउट एनीवन हैव? ओके चलो, आई एम हैप्पी एटलीस्ट कोई डाउट नहीं पूछ रहा। आई एम अज्यूमिंग दैट सबको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं। वो मैं क्लास के बाद सबसे पूछने वाला हूँ, पता चल जाएगा कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। चलो, अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान आवर स्टडीज इन वी गाइड। और इस वीक के तुम सारे स्टूडेंट्स के टारगेट क्या होंगे, बिकॉज क्लास आज से मैंने बताया था स्टार्ट हो रही है। दिस इज नॉट अ डेमो क्लास, दिस इज अ प्रॉपर डिस्कशन क्लास। तो अब आता है हमारा हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन वी गाइड। देखो, अब सबसे पहले आई टॉक अबाउट हाइब्रिड स्टूडेंट्स, देन आई टॉक अबाउट रिकॉर्डेड। हाइब्रिड एंड रिकॉर्डेड दो ही सेक्शंस है, बस रिकॉर्डेड और स्टैंडर्ड में ये है कि उनको बुक्स एक्स्ट्रा मिलती है। सो हाइब्रिड में जैसे आज हमारी डिस्कशन हुई है, पहला, एवरी वीक वी आर गोइंग टू हैव लाइव डिस्कशन। जैसे डिस्कशन आज हुई है, एवरी वीक वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होगा, तुम्हारे पूरे वीक के जो भी डाउट्स है वो डिस्कस किए जाएंगे। वैसे डाउट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, वो मैं आगे बताऊंगा, बट जो कुछ रह जाएंगे, किसी को कुछ पूछना है, मैंने जो अपडेट्स देने हैं वो सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा। इसमें तुम्हारे को एक चीज मैंने इस बार इनकॉर्पोरेट किया है, मैंने पिछली बार भी करी थी बट उस पर ज्यादा वर्क नहीं करा था, इस बार मैंने उसको प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट किया है। ये बिल्कुल एक कॉर्पोरेट टाइप चीज है, और ये चीज जब तुम कंपनीज में जॉब करोगे वहां तुम्हें बहुत ज्यादा, अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो इसकी हेल्प बहुत ज्यादा मिलने वाली है। क्या? ये चीज सारे ध्यान से सुनना, ये हाइब्रिड स्टूडेंट्स के लिए। ऑन एवरी फ्राइडे यू विल बी गिवन अ शीट। तुम्हारे को एक शीट मिलेगी विच इज एक्सेल शीट। ठीक है, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके एक एक्सेल शीट ओपन होगी। उस एक्सेल शीट में जितने भी मेरे हाइब्रिड स्टूडेंट्स होंगे सबका नाम लिखा होगा,
जिस भी बैच में उन्होंने एग्जाम देना है, जिस अटेम्प्ट में, सितंबर दिसंबर, वो यहाँ पे लिखा होगा। और उनका एक वीकली स्केड्यूल यहाँ पे फॉलो होगा। जैसे इस वीक के मेरे टारगेट जो हैं, जो मैं बताऊंगा, आई विल राइट दैट। तुम सबको वो वीक के टारगेट्स फॉलो करने हैं। उसके अंदर जब फ्राइडे को तुम्हारे को शीट मिलेगी, यू विल अपडेट कि इस वीक के कितने टारगेट्स तुमने पूरे कर लिए। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कि जैसे कि मैंने इस वीक के टारगेट तुम्हारे को 3 चैप्टर्स दिए थे कि तुम्हें 3 चैप्टर्स करने हैं, और मैं बताऊंगा कि उसके एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने, वो मैं सारा क्लियर करूंगा ऑन जो हमारी क्लास होगी, डिस्कशन क्लास। तो तुम्हें मैंने 3 चैप्टर्स दिए, तुमने उस वीक लेट से 2 ही चैप्टर करे, थर्ड चैप्टर तुम नहीं कर पाए, तो यू विल राइट इन दैट शीट कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, 1 चैप्टर इज पेंडिंग। देन एक सेक्शन होगा तुम्हारा डाउट्स का, व्हाट आर डाउट्स यू हैव। जो भी तुम्हारे डाउट्स पूरे वीक के जो व्हाट्सएप से सॉल्व हो चुके हैं, ऑफ कोर्स वो नहीं लिखोगे, जो रह जाएंगे वो लिखोगे, या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो तुम्हें कुछ समझने हैं इन डेप्थ, वो तुम यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद मैं तुम्हारी जब डिस्कशन क्लास करूंगा, तो फ्राइडे वाला जो तुम्हें रिस्पॉन्स करोगे, इसके बेस पे सबके जो डाउट्स है, आई अक्यूमुलेट, वो सॉल्व करूंगा पहले। नेक्स्ट वीक का बताऊंगा, जब स्टूडेंट जिनका कोई डाउट नहीं है वो अपना क्लास लीव कर देंगे, एंड जिनके डाउट्स हैं वो सारे डाउट सॉल्व करूंगा। एंड उसके बाद सैटरडे को ही तुम्हारे को इवनिंग या मैक्सिमम संडे, हर एक का याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर एक को इंडिविजुअल टारगेट्स मिलेंगे। हर एक को मैं इंडिविजुअल टारगेट्स दूंगा। ये बहुत जरूरी है। क्यों? मैं हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स के साथ मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें पूरा 2-2.5 महीने का प्लानर दे दूं, इसको फॉलो करो, जो बच्चा रह जाए पीछे रह जाए, जो फास्ट है वो अपना करता रहे। जो स्टूडेंट स्लो होंगे, उन स्टूडेंट्स को मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानर बना के दूंगा कि नेक्स्ट वीक तुम्हें क्या करना है। वो तुम्हारे इस गूगल शीट पे लिखा जाएगा, एंड मैं हर क्लास के बाद बता दूंगा कि कब ये मैंने अपडेट कर दिया है। यू कैन अगेन ओपन दैट लिंक और तुम देख सकते हो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है, जो नेक्स्ट वीक तुम्हें करना है। जो बच्चे स्लो हैं उनके लिए अलग टाइप का रिस्पॉन्स होगा, जो बच्चे फास्ट हैं उनके लिए अलग टाइप का रिस्पॉन्स होगा, जो बच्चे एग्जाम दिसंबर में दे रहे हैं उनके लिए अलग टाइप का रिस्पॉन्स होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी टेलर मेड रिस्पॉन्स फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कॉमन रिस्पॉन्स होगा। तो ये मैंने इस बार सारे स्टूडेंट्स के लिए इनकॉर्पोरेट करा है, बिकॉज आई वांट एवरी स्टूडेंट टू क्लियर दिस सब्जेक्ट विद 85 मार्क्स। ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट जल्दी हो जाए, कुछ का लेट हो, कुछ स्टूडेंट्स बोले कि सर आपने तो टेस्ट दे दिया, मेरा तो वो चैप्टर ही अभी नहीं हुआ था। तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स अच्छे से करें, एंड आई वांट माय पर्सनल इंटरेक्शन विद एवरीवन। तो ये चीज होगी। इफ रिक्वायर्ड, मुझे किसी स्टूडेंट से बात करने की जरूरत होगी, आई विल आल्सो कॉल दैट स्टूडेंट कि क्या कमी है या क्या डिस्कशन करना है, वो भी मैं करूंगा। एवरी फ्राइडे यू विल गेट दिस शीट विच यू हैव टू अपडेट। अपडेट करने के बाद सैटरडे को मैं जो भी इनमें डाउट्स वगैरह होंगे वो डिस्कस करके सैटरडे इवनिंग या मैक्स संडे तक तुम्हारे को यहाँ पे रिस्पांस मिल जाएगा, एंड मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा द शीट हैज बीन अपडेटेड, प्लीज प्लीज गो थ्रू द शीट एंड फॉलो द प्लानर फॉर नेक्स्ट वीक। हर वीक की शीट बनी जाएगी। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड चीज, तुम्हारे को जब तुम्हारे को जैसे इस वीक का तो टारगेट सारे स्टूडेंट्स का है, लेट मी गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, मैं तुम्हें इस वीक का टारगेट बताता हूँ, क्योंकि अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है तो सबका कॉमन है। तो इस वीक का टारगेट है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। सिर्फ ये 2 चैप्टर्स तुम्हारे को करने हैं। अभी कोई एग्जाम किट के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने। इस वीक सारे स्टूडेंट्स का टारगेट होगा सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखनी, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देखनी। एग्जाम किट क्वेश्चन कोई नहीं करने, क्योंकि एग्जाम किट क्वेश्चन बुक में चैप्टर 1 to 5 के कंबाइंड है, 1 to 5 के कंबाइंड है। तो तुम्हारे को सिर्फ ये 2 चैप्टर्स करने हैं, कोई स्टडी वगैरह से कोई क्वेश्चंस नहीं करने। सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ के इनके मैराथन नोट्स देख के रिवीजन करनी है। अभी मैराथन वीडियोस भी कोई नहीं देखेगा, वो बात की बात है। चैप्टर नंबर 1 2 पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, लर्न करा, समझा, बुक में से वर्ड टू वर्ड सारी चीजें पढ़ी, बुक की लैंग्वेज समझने की कोशिश करी, फिर मैराथन नोट से रिवाइज करा। यही है इस वीक सारे स्टूडेंट्स का टारगेट। ऐसे तुम्हारे को वीकली टारगेट्स मैं दूंगा, और इसके लिए मेरे ऐप के अंदर जो हमारी वी गाइड ऐप है, उस ऐप में प्रॉपरली चैप्टर 1 चैप्टर 2 की वीडियोस हैं, तुम्हें वो वीडियोस देखनी है। कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि तुम सुबह देखो शाम को देखो, कोई लिमिट नहीं है कि तुम वीडियो एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो। अनलिमिटेड टाइम यू कैन वॉच द वीडियो, एनी टाइम यू कैन वॉच द वीडियो। तो ये वीडियोस तुम्हारे को देखनी है पूरे वीक में। थर्ड, यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें ऐड किया जाएगा, जिसमें जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, वॉट एवर डाउट्स यू हैव, वो तुम व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछोगे। ठीक है? आई विल बी दी वन हु विल बी सॉल्विंग दैट डाउट्स।
प्लस एक चीज जो मैंने लास्ट टाइम इनकॉर्पोरेट की थी एंड इट वर्क वेल, दैट इज जो भी स्टूडेंट इस ग्रुप में होंगे, जैसे हाइब्रिड वालों का अलग होगा, रिकॉर्डेड वालों का अलग ग्रुप होगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप में होंगे, अगर कोई डाउट पूछ रहा है या पूछ रही है, तो कोई भी दूसरा स्टूडेंट उस डाउट को अगर लगता है, ही और शी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत अच्छी बात होगी है, बिकॉज इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बूस्ट होगा, और एक तुम्हारे बीच में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। तो ये चीज करनी है। आई विल बी देयर एंड आई विल ऑल्सो सॉल्व द डाउट, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये चीज तो मैं तो हूं ही, मैं तो करूंगा ही, और बहुत ज्यादा करूंगा इस बार। मेरी टीम में से और भी मेंबर्स होंगे हु विल बी सॉल्विंग द डाउट्स, बट कोशिश करना कि तुम भी ये चीज करो। तो व्हाट्सएप होगा हमारा, व्हाट्सएप में जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। तुम सबको ई बुक्स मिलेंगी जिसमें स्टडी टेक्स्ट आता है और एक एग्जाम किट आएगा। स्टडी टेक्स्ट होगा जिसमें पूरा चैप्टर कवर है, एग्जाम किट में पूरे पूरे क्वेश्चंस। ये दोनों की तुम्हारे को ई बुक्स मिलेंगी 24-25 की, ये तुम्हारे को बुक्स मिलेंगी। अगर इनकेस जैसे हम बीबीपी से ऑर्डर कर रहे हैं बुक्स, बीबीपी वालों का पता नहीं, क्या पता वो पुरानी बुक्स भी दे दे, 23-24 की भी दे दे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड पार्ट इज एग्जैक्टली सेम। तो कोई डरने की बात नहीं है, ऑल दो, क्योंकि जैसे अभी हितेन ने कहा था कि एसीसी की साइट पे भी अपडेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है बुक्स भी शायद अभी ना आए। विल ट्राई कि हमें लेटेस्ट बुक्स ही मिले। मीना, यू देयर? यस सर। मीना, कोशिश करना एक बार फैजल से बात करके कि हमें जो बुक्स चाहिए 24-25 की ही चाहिए होंगी, पुरानी बुक्स ना हो। एक बार पूछ लेना फैजल से, ठीक है ना? इन केस इफ सेज के बुक्स जो हैं लेटेस्ट वो भी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आएंगे, तो हम 2 हफ्ते बाद भी बुक्स ले लेंगे, बट विल प्रेफर के लेटेस्ट बुक्स ही मिले हमें, ठीक है? सो तुम्हारे को लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट बुक्स मिलेंगी। तुम्हारे को 3 मॉक्स हम अपने प्रोवाइड करेंगे। ये सारा मैं हाइब्रिड स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। यू विल गेट 3 मॉक्स, जिसमें एक तुम्हारा होगा सेल्फ इवैल्यूएटिंग, जो तुम खुद इवैल्यूएट करोगे। 2 मॉक्स वी विल इवैल्यूएट, और ये इवैल्यूएशन इस बार काफी बेटर होगा। पिछली बार जो मैंने करा था, पिछली बार एक टेस्ट रन हमने करा था विच वर्क, सम फॉर मेनी स्टूडेंट्स इट वर्क, फॉर सम इट वाजंट, बट दिस टाइम फॉर एवरीवन दिस विल वर्क। तो ये होगा हमारा एक्सपर्ट इवैल्यूएशन, जिसमें आई विल बी दी वन हु विल चेक योर मॉक्स। प्लस हाइब्रिड स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज क्या होगी, जो भी सेक्शन बी के क्वेश्चंस वो आंसर्स अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे मैंने उनको क्वेश्चंस दिए, तो वो आंसर्स आई विल चेक। ये आंसर्स भी मैं उनके चेक करूंगा, उनको रिस्पॉन्सेज बताऊंगा कि तुमने आंसर में क्या कमी छोड़ी है, क्या चीज पे तुम्हें वर्क करना है, सो दैट जब तुम नेक्स्ट टाइम सेक्शन बी का अपना आंसर लिखो उसमें गलतियां ना करो। पहला क्वेश्चन तुमने लिखा, मैं बताऊंगा कैसे, वो धीरे धीरे तुम्हें मैं बताता रहूंगा चीजें, कब किसको कैसे कैसे चेकिंग करनी है। बट सेक्शन बी के आंसर्स जब तुम तैयार हो जाओगे, देन आई विल चेक एंड आई विल सी कहाँ कहाँ पे तुम्हारी कमियां हैं सेक्शन बी में। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे पिछली बार के एग्जामिनर रिपोर्ट की। सो एग्जामिनर रिपोर्ट इसी हर अटेम्प्ट में लॉन्च करता है, जिसमें पिछले अटेम्प्ट में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो 70-80% बच्चों के गलत हुए थे, वो एग्जामिनर रिपोर्ट में क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए और बी दोनों के, ठीक है, वो आते हैं। वो हम सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पे एग्जामिनर रिपोर्ट। उसके साथ हमारा, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है कि स्टडी हब से हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक तुम्हारा है सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, देयर इज वन थिंग, सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जिसमें तुम्हें पास्ट ईयर के सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस एसीसी के आए हुए हैं वो सारे मिलेंगे। सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में पास्ट ईयर के जितने भी सेक्शन बी, नॉट सेक्शन ए, सेक्शन ए एसीसी कभी लॉन्च नहीं करता, सेक्शन बी के जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, और ये सारे तुम प्रैक्टिस करोगे एंड आई विल हेल्प यू। मतलब मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चंस कब कब करने। ये एक सबसे बड़ा क्रक्स है किसी भी सब्जेक्ट को क्रैक करने का स्किल लेवल के, कि पास्ट ईयर के सेक्शन बी या सेक्शन सी क्वेश्चन, जैसे एफआर के सेक्शन सी हो गए, इसके सेक्शन बी, ये तुमने कर लिया, दैट मींस योर सब्जेक्ट इज क्रैक्ड। और ये नहीं है कि रट्टा मार लिया, रट्टा नहीं, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें और चेक करें आंसर से कि क्या कमियां हैं कैसे हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट ईयर के।
ये दोनों चीजें भी हम करेंगे और ये पूरा हमारा जो रिवीजन का टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी हाइब्रिड वाली, मैंने उसमें बताया हुआ है पूरा स्ट्रक्चर कि 2 महीने में जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, देन हम रिवीजन करेंगे। वहां पे मैंने ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन करी हुई है। इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। प्लस तुम्हारे को ऑडिटिंग की मैराथन नोट्स भी, मैराथन वीडियोस भी मिलेंगी। नोट्स तो सभी को मिलेंगे, मैराथन नोट्स भी मिले, वीडियोस भी मिलेंगी जो तुम कभी भी देख के अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। जैसे तुमने 6-7 चैप्टर्स पढ़ लिए, देन टेस्ट है, तुम्हें पुराने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। कोई तुम्हें बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें बुक अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैराथन वीडियो देखो, नोट सामने रखो, 90% चैप्टर तुम्हारा ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। 10% जो रह जाएगा उसके लिए तुम्हें बुक से एक बार पढ़ना पड़ेगा, बस दैट्स इट। तो मैराथन वीडियोस विल वर्क। और ऑलरेडी मैंने सारी मैराथन वीडियोस AA की बना दी हैं, ऐसा नहीं है कि बनानी है, सारे चैप्टर्स की मैं मैराथन वीडियोस बना चुका हूं। एंड इट विल बी देयर इन दी ऐप फॉर ऑल ऑफ यू। प्लस तुम्हारे जो रेगुलर टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो बहुत कॉमन चीज। तो दिस इज वॉट ऑल दी हाइब्रिड स्टूडेंट्स विल गेट। अब मैं बात करूं रिकॉर्डेड स्टूडेंट को क्या मिलेगा, तो रिकॉर्डेड स्टूडेंट को डिस्कशन क्लासेस नहीं मिलेंगी। उनको जो ये प्लानर है, उनको प्लानर, वीकली प्लानर नहीं मिलेगा, उनको प्लानर पूरे 3 मंथ्स का मिलेगा टिल एग्जाम, एक ही प्लानर जो उनको सेल्फ फॉलो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग दे विल वॉच दी वीडियोस, ये उनको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी उनके लिए अलग बनेगा जिसमें उनके डाउट्स भी सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइब्रिड वालों के होंगे, रिकॉर्डेड के नहीं होंगे, या पहले इनके होंगे फिर इनके, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे को ऊपर दिख गया टॉप पे मैं उसके सॉल्व करूंगा डाउट्स, लेकिन सॉल्व सबके होंगे। बुक्स स्टैंडर्ड वालों को मिलेंगी, उनको नहीं मिलेंगी। एक सेल्फ इवैल्यूएशन मॉक उनको हम देंगे, ठीक है। और सेक्शन बी के क्वेश्चंस मैं एक एक क्वेश्चन चेक कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं चेक कर पाऊंगा। आई ट्राई के एक आधा क्वेश्चन चेक कर पाऊं, लेकिन ज्यादा नहीं चेक कर पाऊंगा मैं, ओनली रिकॉर्डेड वालों के, ठीक है। एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कशन की वीडियो उनको प्रोवाइड होगी, दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, बट इसकी वीडियो उनको मिलेगी। स्टडी हब उनको खुद करना है, सीवी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म उनको खुद करने हैं। मैराथन वीडियोस नहीं मिलेंगी उनको, मैराथन नोट्स मिलेंगे सिर्फ, ठीक है। प्लस एक चीज उन सबको और क्या मिलेगी, जो भी अपडेट्स वगैरह मैं देता रहता हूं, जैसे मैंने बोला है कि जुलाई जुलाई से तुम्हारे को सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, वो सारे अपडेट्स उनको व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू मिलते रहेंगे कि अब से तुम्हारे को ये चीज करनी भी स्टार्ट करनी है। वो मैं देख के बताता हूँ, हर एक वीकली एनालाइज करता हूँ। और वो चीज हाइब्रिड वालों के लिए डिस्कशन में होगा, सब कुछ क्लियर, उनके डाउट्स वगैरह। तुम्हारे लिए वो चीज अपडेट सिर्फ व्हाट्सएप पे होंगे और मैं मैसेज दे दूंगा, और इनके साथ तो पूरा डिस्कशन होगा, वो चीज यहाँ पे नहीं हो पाएगी। जो स्पेसिफिक अपडेट्स हैं, जैसे नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू सॉल्व सेक्शन बी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ऐसे मैं अपडेट्स तुम्हारे को वीकली देता रहूंगा। सो दिस इज व्हाट ऑल हाइब्रिड स्टूडेंट्स एंड रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स विल गेट। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। यस, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जो है वो माई एसीसी लॉगिन में ही आएगा। जब तुम डैशबोर्ड में माई क्वालिफिकेशन में जाओगे तो राइट साइड में ही सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और स्टडी हब आते हैं। कोई डाउट किसी और स्टूडेंट Any को doubts, गाइस, everyone? किसी को? यस यस यस। अच्छा, मीना ने बोला था सर आफ्टर एनरोल इन एग्जाम, सर आफ्टर एनरोल्ड इन द एग्जाम, अलीना आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, यू कैन स्पीक अप एज वेल। अलीना, व्हाट्स योर डाउट? कि जो सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है वो जब हम इनरोल करा लेंगे उसके बाद आएगा हमें। यू आर नॉट येट एनरोल्ड इन एसीसी। सर वो एग्जाम के लिए, सितंबर अटेम्प्ट के लिए। नहीं 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 नहीं, अभी एसीसी में रजिस्ट्रेशन तुम्हारी हो गई है, एसीसी लॉगिन वगैरह तुम्हारा है, जी सर है। बस फिर उसमें आ जाएगा, तुम अभी भी चेक कर सकती हो। तुम एसीसीए में जब तुम लॉगिन करोगी, लॉगिन करने के बाद तुम्हारा डैशबोर्ड के नीचे माई क्वालिफिकेशन होगा। माई क्वालिफिकेशन में व्हेन यू क्लिक, तो राइट साइड में यहाँ पे तुम्हारे को स्टडी हब यहाँ लिखा आएगा, सीबी प्लेटफॉर्म यहाँ पे आता है ऊपर। जस्ट क्लिक ऑन दैट, चूज योर सब्जेक्ट, एंड वो अभी भी ओपन होगा। थैंक यू सर।
ठीक है, किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब गाइज एक और चीज, जिन स्टूडेंट्स ने अभी फीस नहीं पे करी, बिकॉज दे माइट बी मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फीस नहीं पे करी, दे वांट टू अटेंड दिस डिस्कशन, तो उनके लिए इस क्लास के बाद ग्रुप के अंदर ही यू विल गेट टू नो हाउ यू कैन, इस ग्रुप में दो चीजें तुम्हारे को मिलेंगी। पहला, हाउ टू पे द फीस, के फीस कैसे पे करनी है वो तुम्हें पता चल जाएगा। और दूसरा, हाउ टू वॉच क्लासेस इन वी गाइड, ये तुम्हारे को सारा पता चल जाएगा। इनफैक्ट एक चीज और, कि हाउ टू ज्वाइन लाइव सेशन जो वीकली है, वो लाइव सेशन कैसे ज्वाइन करना है। जैसे अभी तो तुम्हारे को एक लिंक मिला है, हर बार वो लिंक नहीं मिलेगा, तुम्हारे को ऐप में जाके ही वहां पे यू हैव टू ज्वाइन, वहां पे एक ज्वाइन बटन होता है, वो तुम्हारे को इस क्लास के बाद वो सारी चीजें तुम्हारे को मिल जाएंगी जिससे तुम वीकली ज्वाइन कर सकते हो जो हाइब्रिड स्टूडेंट्स हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये है हमारा ऑडिट का सेशन। किसी और ने कोई डाउट नहीं पूछा। आई बिलीव सबको जो भी तुम्हारे डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हैं, और ये बहुत जरूरी है अपने डाउट्स क्लियर करना, सो दैट सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आए, सब्जेक्ट पढ़ के अच्छा लगे। एंड एक चीज सारे स्टूडेंट्स ने बना के चलनी है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, इन द सेंस जो पहले मेरे साथ कनेक्टेड नहीं थे, जो भी आए हैं, पुराने वालों को तो पता ही है कि मैं किसी को भी ये नहीं बोलता कि हमें पास होना है। मैं ये नहीं बोलता, अलीना जस्ट 1 सेकंड, ठीक है, बस मैं एक बार बता दूं फिर विल डिस्कस। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं सोचना कि हमें पास होना है, वो तो तुम हो गई, पास के बारे में सोचना ही नहीं है। तुम्हें सोचना है कि 85 प्लस कैसे मार्क्स आ सकते हैं, 85 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं। और इस चीज के लिए मैं अभी एक चीज सबको डिक्लेयर कर रहा हूं, क्या, जिस स्टूडेंट के 90 प्लस मार्क्स आएंगे उनको वी विल गिव अ प्राइज मनी ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज का हमारी तरफ से उनको प्राइज मनी मिलेगा, जिनके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। और जिनके 85 प्लस मार्क्स आएंगे, 85 टू 90 के बीच में, उनको वी विल गिव देम 5,000 का हमारा प्राइज मनी। ये पिछली बार भी था, इस बार भी है, और ये आगे भी रहेगा। बिकॉज अगर तुम्हारे 90 प्लस आते हैं तो मेरे लिए इट्स अचीवमेंट कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, और उनके इतने अच्छे मार्क्स आए। तो ये सारे स्टूडेंट्स के रहेगा, और ये हाइब्रिड वालों के लिए ही है, रिकॉर्डेड वालों के लिए नहीं है, ठीक है। क्यों हाइब्रिड वालों के लिए, कि ठीक है जो फीस आएगी वो सारी मैं रिफंड कर सकता हूँ, रिकॉर्डेड वालों में तो फिर मेरा सारे बच्चों के अगर आगे 90 प्लस तो मेरे को तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है। सिर्फ हाइब्रिड स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर तुम रिकॉर्डेड प्लान कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर हाइब्रिड एंड स्कोर 90 प्लस मार्क्स, ताकि तुम्हारे को सारी फीस रिफंड हो जाए। तो ये है गाइस, सबकी मेंटालिटी यही रखनी है कि हमें 85 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, हर चीज अच्छे से समझनी है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। यस अलीना, व्हाट वाज योर डाउट? सर ये ऑडिट के पेपर में ज्यादा बच्चे फेल क्यों होते हैं? लाइक मेरे फ्रेंड्स भी फेल हो गए थे, बट मुझे नहीं पता क्यों हो गए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। देखो मैंने अभी ऊपर एक चीज बताई थी क्या, कि ऑडिट के पेपर में 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। अब जब 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है, यही ऐसा क्रैक है जहां बच्चे नहीं क्लियर कर पाते। क्यों? क्योंकि पहली चीज है, उनकी टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं होती। आता सब कुछ है लेकिन वो टाइपिंग ही नहीं कर पाते, टाइप ही नहीं कर पाते अपना आंसर कि कैसे टाइप करना है, स्लो होती है स्पीड, तो वो पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द इंटायर पेपर। और उसकी वजह से जहां वो अटेम्प्ट 100 का करके आ सकते हैं, वो 80 या 70 का करते हैं, और कितने मार्क्स से रह जाते हैं, 40 50 पे, 40 49 के बीच में वो रह जाते हैं। दूसरा जो रीजन होता है, दैट इज उन्होंने जो आंसर्स हैं ये अच्छे से नहीं लिखे, मतलब उन्होंने बिल्कुल ही देसी भाषा में अपने आंसर्स लिख दिए, बिल्कुल ही देसी भाषा में अपने आंसर लिख दिए कि आई आई विल आस्क द दिस दिस दिस। मतलब उन्होंने अपने आंसर्स जो बुक में हैं, जो पास्ट एसीसी के क्वेश्चंस हैं, वो रीड करे नहीं। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं ना कि हमें तो आता है, समझ आ गया, चलो खुद टाइप करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चंस देखे, अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख दिए कि हाँ सही है, किसी ने चेक करा नहीं, वही एग्जाम में लिख दिया। एसीसीए को जो मैंने बताया था कीवर्ड चाहिए होते हैं वो मिले नहीं, उन्होंने मार्क्स नहीं दिया। दीज आर दी कॉमन टू रीजन जिसकी वजह से मार्क्स रिडक्ट होते हैं। और सेक्शन ए का तीसरा रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चे सेक्शन ए पे फोकस ही नहीं करते। 30 मार्क्स का ही तो है, 70 में से चलो 40 तो आ ही जाएंगे, 30 में से 10 तो आ ही जाएंगे, ये थॉट प्रोसेस सबका गलत होता है। ये सबसे ज्यादा मार्क्स का, ये 30 मार्क्स देखने में कम लगते हैं लेकिन एक्चुअली पास और फेल के डिसाइडर ये होते हैं। अगर इस 30 में से तुम्हारे 25 आ गए, या 25 तो चलो नहीं, 26 आ गए,
तो दैट मीन्स तुम्हें 70 में से सिर्फ 24 लाने पास होने के लिए, वो चांसेस हैं कि आ जाए। लेकिन अगर तुम्हारे इसमें ही 10 रह गए तो 70 में से 40 मार्क्स आना चैलेंज बहुत बढ़ जाता है। तो ये रीजंस होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं होती। ये क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे करना है, इसके प्रैक्टिस कहां से करने हैं क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया कि स्टडी हब से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, इनकी हम इनकी बुक्स में से करेंगे प्रैक्टिस। ये 70 मार्क्स कैसे पढ़ने हैं, तुम इनके आंसर्स पूरा चैप्टर तुम रट्टा मार लो, पूरा चैप्टर रट्टा मार लो, खूब सारी टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर तुमने बुक के क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे, यू विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर। क्यों? तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिखोगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि आंसर को फ्रेम कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, कीवर्ड्स क्या होंगे, वो तुम्हें पता ही नहीं होगा। और यही चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज किसी के भी साथ हो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स जो है, अगर उनका क्लियर नहीं हो पाया था, एक चीज मैं बोलूंगा, ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल, एंड आई विल शेयर दिस लिंक ऑफ दिस वीडियो इन दी ग्रुप एज वेल। तो ये वीडियो जिनके भी फ्रेंड्स जो नहीं क्लियर कर पाए, एक बार उनको दिखा देना, स्पेसिफिकली दिस पार्ट। तो उनको एटलीस्ट उनकी कमियों के बारे में पता चल जाएगा, ऑन विच दे कैन वर्क ऑन, और नेक्स्ट टाइम ऐसा इशू ना आए। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए खूब प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिकल चैप्टर सब्जेक्ट नहीं है कि तुम्हारे को एक फॉर्मूला लर्न कर लिया, आंसर आ गया, दैट्स इट। ये वो नहीं है, वो किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे तुम्हारे को बहुत अपना, कहते हैं ना, ये दिमाग है हमारा, पूरा दिमाग खप करके अपने आंसर्स निकालने पड़ते हैं। ये जरूरी है, इसीलिए बच्चे पास नहीं हो पाते। ठीक है लीना? I also hear that when we write answers, we have to write in sentence like use could not should, like use could not should. देखो, मुझे वैसे पूरा तुम्हारा वो समझ नहीं आया आंसर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हमें अपने आंसर कैसे लिखने हैं। ये पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ऐसे आंसर्स होते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट अलीना, अभी के बारे में, इन चीजों के बारे में मत सोचो। क्योंकि अभी आज की डेट में यू आर नॉट गोइंग टू गिव द एग्जाम आज, जब तुम्हें अभी सब्जेक्ट ही नहीं पता क्या है, सब्जेक्ट में चैप्टर्स ही नहीं पता क्या है, सब्जेक्ट में आंसर्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो नहीं पता। तो अभी इनकी अजम्पशन भी करनी छोड़ दो कि मैंने सुना है ऐसा होगा। ये होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने बताया ऑडिटिंग के तुम्हें नोट्स भी मिलेंगे आगे, देखना काफी जगहों से कुछ कुछ चीजें मिलती रहेंगी। प्लीज उन चीजों के बारे में, उन सब चीजों में कोई नहीं पढ़ने वाला। चैप्टर पढ़ो, स्लोली एंड स्टेडीली वी विल अंडरस्टैंड। पहले ही दिन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पूरा सब्जेक्ट हमें पता चल जाए। वो जब पढ़ेंगे वो पता चल गया। जो चीज तुम्हें जाननी है वो मैंने ऑलरेडी बता दी। ठीक है? तो फ्यूचरिस्टिक चीज अभी मत वो सोचना। हाँ, जो चीजें बताने वाली हैं, जैसे कि तुमने पूछा था कि क्वेश्चन लिखना कैसे है, या तुमने पूछा था कि फ्यूचरिस्टिक या प्रेजेंट टेंस में, वो चीज हालांकि वो भी आगे की। तो अभी अगर तुम सोचोगे, यू विल गेट कंफ्यूज अलॉट। अभी चैप्टर्स पढ़ो, चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट करो, एंजॉय एवरी चैप्टर। ठीक है? थैंक यू। जी थैंक यू सर। ठीक है गाइस। तो गाइस, एक Guys, if रिक्वेस्ट है you मेरी have any सबसे। doubts, then you can ask, sir. Then otherwise we can proceed ahead. गाइस, पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे। काफी सारे स्टूडेंट जो हैं दे आल्सो लेफ्ट, Any बट जो हैं doubts? एक रिक्वेस्ट है गाइस सबसे, प्लीज। All right. रिक्वेस्ट मेरी Thank you ये so है much, कि sir, for the wonderful session. So, मीना, guys, मीना I would जस्ट, like मीना to जस्ट वन share सेकेंड। something with you. So, I'm sharing my screen. मीना, कैन यू हियर मी? So, when you register with ACCA, so this is your यूज़र इंटरफेस। अकाउंट आपका बन जाता है और सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलती हैं, एंड यू कैन एक्सेस योर कोर्स थ्रू बाय टैपिंग ऑन दीज व्यू लेसन ऑप्शंस। एंड आपका जो मटेरियल है वो आपको यहाँ से अवेलेबल होता है। और बहुत से लोगों को प्लानर, स्टडी प्लानर आपको नहीं मिलता है, तो आपको एप्लीकेशन में भी मटेरियल्स पे जाकर प्लानर मिलता है और यहाँ पर भी। लेट्स गेट अहेड विद दिस थिंग। So apart from this thing, providing professional courses or professional education, VGuide is also a job portal. आपको एप्लीकेशन में माई लर्निंग के साइट पे जॉब का ऑप्शन मिलता है, बीच में है जॉब्स का टैब। एंड हियर यू कैन सी दिस कंपनी नेम्ड Ecobloom International has shared this job position with us, US Audit Associate. And the requirement
of experience is 3 months to 1 years of audit experience. So if you are interested, then you can go and apply for the position. Okay. And if you have any doubts right now, then you can ask me. Any doubts, guys? Okay, I think no one has any doubt. Guys, किसी को All doubt right. हो please ना. Meena, can you hear me? Yes, sir. Okay, मैं actually पहले I was speaking. मैं Oh, कुछ I'm कह so रहा था, sorry. but you started. That's fine. That's fine. Guys, एक request है मेरी सबसे because it's a kind of motivation for me. मीना तुम अपनी screen sharing please off करोगे एक बार? Sure, sir. Okay. हाँ, so it's like a motivation for me with all of you, and that is एक बार please सारे अपना कैमरा ऑन कर लो. I'll also switch on my camera and एक बार सारे बस अच्छे से thumbs up करते हैं. ठीक है, वो thumbs up करना एक सेशन स्टार्ट का होगा कि we all pledge that we all will score 85 plus marks. That is the pledge that we all are taking. कि we'll score 85 plus marks. मतलब मैं तो नहीं स्कोर करूंगा, of course. तुम सब स्कोर करो and I will be there with you, not only till exam, with in your future as well. एक बार प्लीज गाइस सारे जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन कर लो. इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू ऑल. एक स्क्रीनशॉट में लेके अपने पास रख लूंगा मेरी यादों के लिए. Thank you so much, guys. चलो, आई थिंक जितने स्टूडेंट्स आए, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट. सो गाइस एक बार सारे थम्स अप कर लें प्लीज. थैंक यू. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच. एंड अच्छे से पढ़ेंगे. हम सबका टारगेट है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है. वी हैव टू स्कोर 85 प्लस मार्क्स. आई विल बी देयर, यू विल बी देयर इन द ग्रुप. जो डाउट हो कुछ हो ग्रुप में पूछना. एंड एक चीज, हर चीज अच्छे से समझ के क्लियर करके चलना है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम, फॉर आगे के लिए एज वेल. ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम. किसी के कोई डाउट्स रह गए हैं तो दे कैन आस्क इन द ग्रुप एज वेल. बाय गाइस. Thank you, sir. बाय. Thank